हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 8 से 9 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस देश की नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए में है ईरान, बी में है लेबनान, सी में है इज़राइल, डी में है इराक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ईरान की हैं ये, इनको प्रदान किया जाएगा, घोषणा हुई है। साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी इस समय ईरान की जेल में बंद है। ईरान में साल 2019 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक पीड़िता के स्मारक में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने नवंबर में मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। नरगिस मोहम्मदी 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए जेल गई थी। महसा अमीनी पुलिस या हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई थी। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिसग्रॉफ ने हेग में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में कितने प्रतिशत पर रेपो रेट को बरकरार रखा गया है? ऑप्शन में है 6.2%, बी में है 6.5%, सी में है 6.8%, डी ऑप्शन में है 7.0%। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 6.5% को रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मत से रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों में विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर STF 6.5% और सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बयान के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.5% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.66 रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भुगतान और संरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इससे ज़मीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने उनके प्रयासों को मजबूती मिलेगी। रिजर्व बैंक ने भुगतान और संरचना विकास कोष को योजना को 2 साल की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यह योजना जनवरी 2021 में 3 वर्षों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भुगतान स्वीकार करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अगस्त तक योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 66 लाख से अधिक उपकरण लगाए गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में किस देश में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केवी मैकार्थी को पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए में है यूक्रेन, बी में है फ्रांस, सी ऑप्शन में है ब्रिटेन, डी में है अमेरिका। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका के हैं, इनको हटा दिया गया है। अमेरिका में एक असाधारण कार्यवाही में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केवी मैकार्थी को पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार सदन के अध्यक्ष को 210 के मुकाबले 216 मतों से हटाया गया है। 208 डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ 8 रिपब्लिकन सदस्यों ने भी मैकार्थी को हटाने के पक्ष में वोट दिया है।
फ्लोरिडा के दक्षिणापंथी रिपब्लिकन प्रतिनिधि मेट गेट्स ने यह प्रस्ताव रखा था। मैकार्थी पर संघीय व्यय में कटौती के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने और राष्ट्रपति जो बाइडेन को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाएं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में है बिहार, डी में है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में हुआ है ऐसा। बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% के आरक्षण घोषित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घोषणा राज्य के जाति सर्वेक्षण डेटा जारी होने के तुरंत बाद आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस आरक्षण को लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। राजनयिक सेवा 1951 के दिशा निर्देशों में संशोधन से न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य और संचालित कानूनी संस्थानों विश्वविद्यालयों में EWS श्रेणी के लिए 10% रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्य के सभी पदों पर 35% आरक्षण मिलेगी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नानो PTA नामक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है? ऑप्शन में है IIT दिल्ली, बी में है ICSE बेंगलुरु, सी ऑप्शन में है IIT कानपुर और डी में है IIT मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT कानपुर ने विकसित किया है, ऐसा किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान ISC के समग्र अनुसंधान मटेरियल रिसर्च सेंटर शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल उपचार और संभावित चिकित्सा निदान में एक सफलता हासिल की है। उन्होंने नामक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया जो सूरज की रोशनी में, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉन्ग था, IIC बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। उन्होंने नानो PTA नामक एक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। यह नॉन मेसी नैनोजाइम न केवल प्राकृतिक एंजाइमों की सीमाओं को संबंधित करता है बल्कि स्वास्थ्य देखभाल में भी उसके आशाजनक अनुप्रयोग हैं। जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंजाइमों को छत के प्रति संवेदनशीलता, जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं, उच्च लागत एवं रिसाइक्लिंग में कठिनाई जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए दृष्टिकोण नोबेल अप्रोच का विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे में सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनोकण बनाए और गर्मी का उपयोग करने कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं। ध्वनि तरंगों का उपयोग करके यह पता लगाया जा सकता है कि यह दृष्टिकोण विशेष रूप से ठोस ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर मास कोशिकाओं पर ज़्यादा असरदार है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में है असम, बी में है मेघालय, सी में है बिहार, डी में है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम सरकार ने राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान, वित्तीय मामले, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर समुदाय के विकास और उत्थान का समर्थन करता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों पर ध्यान केंद्रित करेगा, गोरिया, मौर्या, देसी, सैयद और जोल्हा। सर्वेक्षण के निष्कर्ष सरकार ने समुदायों को व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के उपायों को
लागू करने के मार्गदर्शन करेंगे। राज्य कैबिनेट पहले इन 5 मुस्लिम समुदायों को स्वदेशी दर्जे पर मंजूरी देती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिल्ली सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वॉर रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सक्रिय उपाय का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है, जिसमें लंबे समय में राष्ट्रीय राजधानी परेशान किया है। खासकर सर्दियों के महीने के दौरान दिल्ली वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों में होने वाले उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, खासकर सर्दियों में। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है गांधीनगर, सी में है नई दिल्ली, डी ऑप्शन में है इंदौर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 5 और 6 अक्टूबर 2023 को आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। यह 3रा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा किया गया था। सम्मेलन में केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सभी राज्यों में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच का पदानुक्रम संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाने पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन सितंबर 2008 में किया गया था। अन्य जानकारी को देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। यह जो है आपदा प्रबंधन 6ठी विश्व कांग्रेस होगी। इसका आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा। इसका आयोजन उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राजकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इस बैठक में आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एकजुट किया जाएगा। आपदा प्रबंधन पर पहली विश्व कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, दिव्य कला मेले का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन केंद्र सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह मेला 6 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस मेले के आयोजन में देश भर के नियमित दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों, उत्पादों और शिल्प कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। यह दिव्य कला मेला वाराणसी 2022 से शुरू होने वाला श्रृंखला में 7वां मेला है। इसमें लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल, डी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी प्रोत्साहित करना है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है चीन, सी में है रूस, डी में है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को चुना गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को 3री बार चुना गया है। इससे पहले भारत को 2018, 21 और 2021-23 के लिए चुना गया था। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना 1977 में की गई थी। यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं।
10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है देवेश श्रीवास्तव, बी में है रामास्वामी एन और सी में है देवेंद्र कुमार, डी ऑप्शन में है लोकेश शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामास्वामी एन को जो है नियुक्त किया गया है। रामास्वामी एन को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रामास्वामी एन देवेश श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। 1971 में सरकार ने सामान्य बीमा और एक ही सरकारी कंपनी में खेलने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी का गठन 1972 में किया। जीआईसी ने 1 जनवरी 1973 को अपनी 4 होल्डिंग कंपनियों के साथ ऑपरेशन शुरू किया। फर्स्ट कौन से? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, सेकेंड है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और थर्ड जो है वो ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और फोर्थ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पेंशन प्राधिकरण के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यूआईडीआई 22 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसका मुख्य कार्य देश के हर नागरिक को 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को हिसेंस ने अपने टेलीविजन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य भारत के युवा और आकांक्षापूर्ण उपभोक्ताओं के बीच जडेजा के अद्भुत कौशल और लोकप्रियता के साथ मेल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।